हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का सुनील सर की क्लास में। बच्चों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म से। ठीक है, वो क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके जो एडजस्टमेंट है वो बहुत ही अच्छे वाले एडजस्टमेंट है, जो कि उस तरह के एडजस्टमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज्यादातर बच्चों की उस क्वेश्चन में क्वेरी रहती है। इसलिए मैं उस क्वेश्चन को स्पेशली ये वीडियो उस क्वेश्चन के लिए बनाया है ताकि वो एडजस्टमेंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हाँ बच्चों, यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब आवर चैनल। क्या नाम है? पूजा एकेडमी। ठीक है बच्चों, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले क्योंकि समय समय पर हमारे जो भी वीडियोस आएंगे ना उसका नोटिफिकेशन आपको क्या होगा, मिलता रहेगा। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन पे। तो बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूं और मेरी तरफ से अच्छे कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बढ़िया से समझा सकूं। पूरे वीडियो में बने रहना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये क्वेश्चन बार बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। आप ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। एक्स वाई जेड पार्टनर है, 2:1 रेशियो उनके बीच में, यानी स्टोरी में 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। ओके, फिर बता रखा है क्या, द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 वर दे डिसॉल्व द फर्म वाज एज फॉलोज। बोला है क्या कि 31 मार्च 2018 को उनकी बैलेंस शीट गिवन है जिस दिन वो फर्म को क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। तो आपको पता है जब फर्म डिसॉल्व होता है तो 3 हमारे मेन अकाउंट होते हैं। एक होता है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा हमारा क्या होता है, कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा कंप्लीट बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश और बैंक किस तरह से हमें बनाना है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आगे क्या क्या रखा है। नीचे देखो, ये 4 एडजस्टमेंट गिवन है और चारों एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छे एडजस्टमेंट है बच्चों। ठीक है, नीचे बोला है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। तो हमें यहाँ पे नेसेसरी अकाउंट बनाना है। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट बच्चों, ये अकाउंट पूरे क्वेश्चन का मेन पार्ट होता है। ये वो पार्ट होता है जिससे कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों ही बनते हैं। ठीक है ना, दिस इज द मेन अकाउंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पूरे ध्यान से समझना है कि इसमें हम किस तरीके से एंट्री ट्रांसफर करते हैं। तो ये डेबिट है और ये मेरा क्रेडिट हो गया। पर्टिकुलर अमाउंट आप लोग को पता ही है ये चीज। ठीक है, चलते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप लोग को पता होगा कि जितनी भी पेबल लाइबिलिटीज होती है वो ट्रांसफर होती है और जितने भी रियलाइजेबल एसेट्स होती है वो भी ट्रांसफर होती है। तो पहले हम ट्रांसफर करते हैं यहाँ से लाइबिलिटी साइड से। देखो आपको पता है लाइबिलिटीज इधर ट्रांसफर करेंगे, जैसे आपकी लाइबिलिटीज दिख रही होगी इस साइड, तो लाइबिलिटीज को उधर ट्रांसफर करेंगे, एसेट्स को इस तरफ ट्रांसफर करते हैं। तो सन्ड्री लाइबिलिटीज लिखेंगे, ट्रांसफर करेंगे। कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर नहीं करते हैं वो मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले लेक्चर में। जो बच्चे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, हमारे ना पिछले वीडियोस आप लोग जरूर देखें। जो पहली बार वीडियोस देखते हैं ना, यदि उसको टॉपिक समझना हो तो पिछले लेक्चर में जरूर देखना चाहिए कि आखिर उस टॉपिक में समझाया क्या था, क्योंकि ये मेन टॉपिक वाला वीडियो नहीं है, ये क्वेश्चन वाला वीडियो। तो आपको टॉपिक जरूर देखना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो सन्ड्री लाइबिलिटीज में आते हैं। इधर से जो ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट का ट्रांसफर होगा नहीं, लोन ट्रांसफर हो जाएगा आपका। यहाँ से लोन ट्रांसफर हो गया 11,500। हाँ जी सर। उसके बाद आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपका ट्रांसफर हो गया 16,000 का, 16,000 ट्रांसफर कर दिया बच्चों मैंने। अब इधर से सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे हम। पहला काम बच्चों हमेशा याद रखना ट्रांसफर करने का होगा। ट्रांसफर करते समय वही अमाउंट लिखते हैं जो बैलेंस शीट में गिवन होता है। तो यहां से हम देखेंगे अदर सन्ड्री एसेट्स। अदर सन्ड्री एसेट्स दे रखा है मुझे यहाँ पे 1,17,000। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पे फर्नीचर। फर्नीचर है बच्चों कितना, 11,000 का। हाँ जी सर। डेटर्स ले लेंगे। डेटर्स कितना है बच्चों आपका, 1,24,200।
डेटर्स के साथ प्रोविजन दे रखा है, प्रोविजन पता है आपको लाइबिलिटीज का पार्ट होता है, इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफर करेंगे। कितना है 1200 है, 1200 ले लिया भाई, ठीक है। अब स्टॉक ट्रांसफर कर दो, स्टॉक है मेरा 17,800 का, ट्रांसफर कर दिया बच्चों। कैश नहीं ट्रांसफर होता है तो अकाउंट बनेगा और वहां जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, पढ़ते हैं आगे कि कौन सी चीज कितने में रियलाइज हुई है। आपको याद रखना है मेन फंडा क्या है कि यदि फर्म रियलाइज करे तो आपको कैश या बैंक से दिखाना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो आप कैश लिखा हुआ है, तो जितने भी यदि फर्म रियलाइज करे तो कैश से दिखा देना, कैश अकाउंट से दिखा देना, ठीक है। और यदि कोई पार्टनर कोई एसेट्स टुक ओवर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से दिखाएंगे, ठीक है। और जो चीजें हम यहाँ पे कैश से दिखाएंगे ना वो कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जो चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से दिखाएंगे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बेसिक फंडा हमारा यही होता है, ठीक है बच्चों। तो चलो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या कह रखा है, समझते हैं बच्चों। अब सब बहुत ध्यान से समझना, एडजस्टमेंट ध्यान से समझना है बच्चों, एडजस्टमेंट के लिए ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है भाई। H to take over furniture at ₹8,000 and debtors amounted to ₹1,20,000 at ₹1,17,200। देखो यहाँ पे कहानी क्या कह रहा है, यहाँ पे मैं स्टोरी लिख रहा हूं, थोड़ा आप समझना मेरी बात। ये X है, ठीक है, ये X है, X जो पार्टनर है वो क्या कर रहा है, टेक ओवर फर्नीचर, वो फर्नीचर ले रहा है, फर्नीचर ले लिया उसने, कितना 8,000 का। और क्या लिया है, और डेटर्स भी ले रहा है, ये डेटर्स भी ले रहा है, डेटर्स भी टुक ओवर कर रहा है। अमाउंटेड टू ₹1,20,000 एट ₹1,17,200। ये डेटर्स कितने वाला लेके गया है, मार्को थोड़ा सही नहीं चल रहा है, दूसरा लेता हूं। कितना है 1,20,000 का डेटर्स है, और वहां पे इस 1,20,000 को कितने में टुक ओवर कर रहा है, वो टुक ओवर कर रहा है 1,17,200। ये इतने में टुक ओवर कर रहा है, इतने में ले रहा है वो डेटर्स, 1,20,000 वाला इतने में ले रहा है वो, ठीक है। एंड अ क्रेडिटर 16,000 वर टू बी पेड बाय हिम एट दिस फिगर। और एक क्रेडिटर्स की भी पेमेंट यही कर रहा है, क्रेडिटर्स की भी पेमेंट यही कर रहा है, कितना 16,000, ठीक है। तो ये तीन चीजें वो एक्स ने ही किया है। तो आपको पता है असेट्स जब रियलाइज होता है तो क्रेडिट साइड में रियलाइज करते हैं, तो हम यहां लिखेंगे एक्सिस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहां लिख देंगे क्या टुक ओवर किया उसने, फर्नीचर, फर्नीचर लिख देंगे ऐसे ब्रैकेट में। कितने में टुक ओवर किया 8,000 में। और उसने एक चीज और लिया है, मैं ना एक काम करता हूं यहां पे लिख देता हूं कि उसने जो जो चीज लिया, एक तो फर्नीचर ले लिया उसने, फर्नीचर टुक ओवर किया है 8,000 में, और डेटर्स ले लिया उसने, यानी एक्स ने दो चीजें ली है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट लिख के फर्नीचर लिख दिया, और डेटर्स, डेटर्स कितने में टुक ओवर किया उसने, जितने में टुक ओवर किया वो लेना, कितने वाला लिया है वो नहीं, वो जितने में रियलाइज, हमेशा याद रखना बच्चों जो रियलाइज वैल्यू होती है वो आपको लेना है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट है। तो रियलाइज वैल्यू 1,17,200 है, 1,17,200 हो गया आपका, ठीक है। तो ये डेटर्स टुक ओवर किया था उसने, क्रेडिटर्स की भी पेमेंट की है, तो क्रेडिटर्स देखो इधर है, क्रेडिटर्स की पेमेंट इधर हुई है, क्या लिखेंगे एक्सिस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर्स की पेमेंट कितनी हुई है 16,000 वर टू बी पेड बाय हिम एट दिस फिगर, यानी 16,000 का 16,000 उसने ही पेमेंट किया है। क्रेडिटर्स लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये क्रेडिटर्स की पेमेंट 16,000 वाला है, ओके। चले आगे, मेरे ख्याल से आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये पहला वाला एडजस्टमेंट आप लोगों को क्लियर है भाई। चलो भाई चलते हैं आगे। आगे क्या रखा है सेकंड पॉइंट में, Y इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक फॉर ₹17,000। Y ने सारे स्टॉक ले लिए हैं कितने में 17,000 में। बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, अब आगे समझा रहा हूं मैं आपको। सेकंड एडजस्टमेंट में चलते हैं बच्चों। सेकंड एडजस्टमेंट में क्या क्या रखा है देखो, मैं ना स्टोरी बना बना के समझा रहा हूं ताकि आपको ना बिल्कुल क्लियरली समझ में आता जाए, ठीक है। यहां क्या रखा है Y इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक। बच्चों पॉइंट को जरूर ध्यान से पढ़ते रहना, क्या क्या रखा है। Y इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक फॉर ₹17,000। ये Y है, ये Y है। Y ने क्या किया, इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक फॉर 17,000। वो सारे स्टॉक ले जा रहा है, ऑल स्टॉक, सारे स्टॉक ले गया वो कितने में 17,000 में। एंड सम ऑफ सन्ड्री एसेट्स, और सम ऑफ सन्ड्री एसेट्स यानी सन्ड्री एसेट्स का कुछ पार्ट ले गया है, ठीक है। वो भी कितने में ले गया, रियलाइज वैल्यू गिवन है
72,000 में ले गया। बच्चों यही समझना है, यही पॉइंट बढ़िया वाला है ये। सन्ड्री एसेट्स का कुछ पार्ट 72,000 में ले गया, ये रियलाइज वैल्यू है, इतने में ले गया वो, ये रियलाइज वैल्यू है, ठीक है। और ये कैसे रियलाइज हुआ, देखो ब्रैकेट में लिखा है बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू, उसकी जितनी भी बुक वैल्यू थी ना उसका 10% लेस वैल्यू पे। देखो हर क्वेश्चन में ये दिया होता था कि इतनी वैल्यू वाला इतने में ले गया, यहाँ पे बता रखा है वैल्यू नहीं दे रखी, ये नहीं बताया गया है कि कितनी वैल्यू वाला ले गया, बस ये बता दिया गया कि 72,000 में ले गया है, ठीक है ना। जितनी भी बुक वैल्यू थी उसकी, उसका 10% लेस करके वो 72,000 में ले गया है। तो आपको ना यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि कितने वाला सन्ड्री एसेट्स वो ले गया है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको देखो, इस अगले पिछले वाले पॉइंट में वो दे रखा था कि डेटर्स 1,20,000 वाला डेटर्स वो 1,17,200 में ले गया था एक्स। यहां पे ये नहीं बोला है कि कितने वाला एसेट्स इतने में ले गया है, बस ये आपकी हेल्प के लिए बता दिया कि 10% लेस वैल्यू पे ले गया है। तो आपको यहाँ पे बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि आखिर कितने वाला बुक वैल्यू वाला वो एसेट्स ले गया है। तो मैं यहाँ पे ना वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूं कि मैं एज्यूम कर लेता हूं कि लेट, यहां कर लेता हूं, लेट बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स टुक ओवर वाई, मैं ये लेट कर लेता हूं कि वाई ने ना कितनी वैल्यू वाला सन्ड्री एसेट्स ले गया, तो मैं मान के चलता हूं कि वो ₹X वाला सन्ड्री एसेट्स ले गया वो, ठीक है। ये स्मॉल x है, ठीक है। चलो मैं P लिख देता हूं, ₹P लिख देता हूं, P, ठीक है। तो P रुपीज में ले गया वो, तो लेस देन 10%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या रखा है कि 10% लेस वैल्यू पे, यानी P का लेस करेंगे 10% वैल्यू, 10% वैल्यू लेस करेंगे तो कितने में ले गया वो, 72,000 में, 72,000 में, ठीक है। तो 72,000 में ले गया, तो P में से उसका 10% लेस करके 72,000 वैल्यू पे ले गया, यानी कितना हो जाएगा मेरा ये, यदि मैं इसको कैंसल आउट करूं तो P, ये हमारा मैथ का सिंपल क्वेश्चन समझ लो। मैथ के यदि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इस तरह से होता है, 10 बन गया 10 में से बन गया 9/10P, 72,000। P की वैल्यू निकालेंगे तो 72,000 ऐसे ही, ये 9/10 है तो क्या हो जाएगा 10/9, 9 8 72, और 8,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 80,000, यानी 80,000 बुक वैल्यू वाला 72,000 में रियलाइज हुआ है। देखो बच्चों, ये तो मेरा फर्ज बनता था कि इतना बड़ा वाला बता दूं ट्रिक, लेकिन मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। 10% लेस वैल्यू पे है ना, यानी ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ये 90% वाली वैल्यू है। आपको बुक वैल्यू निकालना हो ना तो सिंपल निकाल लिया करो, मैं बुक वैल्यू निकाल रहा हूं यहाँ पे, सिंपल निकालो। यानी ये जो वैल्यू है 72,000 वाली वैल्यू, वो 90% वाली वैल्यू की बना है, तो इसलिए डिवाइडेड बाई 90 कर देना। आपको निकालना क्या है, पूरी वैल्यू निकालनी है, इसकी 100% वाली वैल्यू निकालनी है। तो आप डायरेक्ट यहां से सिंपल कितना हो जाएगा 80,000। देखो ये कितने आसानी से निकल गया, मैंने आपको ऐसे भी बता दिया और ऐसे भी बता दिया, ठीक है। ये मैथ के तरीके से बता दिया कि P मान लिया 10% लेस वैल्यू, 72,000 की वैल्यू 80,000, या हम कॉमन सेंस लगाएं तो 10% लेस वैल्यू है ना ये, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू गिवन है वो 90% वाली वैल्यू गिवन है, यानी 72,000 को मैंने 90 से डिवाइड किया। लेकिन मुझे कितना वाला निकालना है, फुल वैल्यू निकालनी है ना, मुझे 100% वैल्यू निकालनी है, तो इनटू में मैंने 100 कर दिया तो 80,000 आ गया। आई होप आ गया होगा समझ में, मैंने दोनों तरीके बता दिए जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया कि वाई ने ना 80,000 वाला सन्ड्री एसेट 72,000 में ले गया है, ठीक है। यही पॉइंट है जो हमें बच्चों को समझना होता है और समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहा था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये, अब मान लो यहाँ पे 20% लेस वैल्यू होती तो क्या होता है, 72,000 डिवाइडेड बाई 80 इंटू में 100, तो आपको ये पता लग जाता है कि कितने बुक वैल्यू वाला वो कितने में रियलाइज करके गया, ठीक है। 30% लेस वैल्यू होता तो 70 से डिवाइड जो वैल्यू होती 70 में इंटू में 100, समझ में आ रही बात। तो सिंपल तरीका याद कर लो ना भैया, सिंपल, हम मैथ के क्वेश्चन तो कर नहीं रहे, मैंने वो भी बता दिया ये भी बता दिया, तो सिंपल वाला याद कर लो, समझ लो क्यों हो रहा है, क्योंकि वैल्यू इसकी 70 वाली है तो 100 वाली चाहिए, हो गया। इस तरह से 90 वाली वैल्यू है, 100 वाली चाहिए, इसलिए ले लिया हमने इसको ऐसे। चलो भाई आगे चलते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा बच्चों
तो वाई ने स्टॉक ले लिया है और वाई ने कुछ असेट्स ले लिया, तो हम यहां पे लिख देते हैं वाइज कैपिटल अकाउंट। क्या क्या लिया उसने? स्टॉक ले लिया, स्टॉक ले लिया है 17,000 में स्टॉक ले लिया उसने, और सम सन्ड्री एसेट्स लिया है, सम सन्ड्री एसेट्स, यानी सन्ड्री एसेट्स पूरा नहीं लिया। देखो सन्ड्री एसेट्स यहाँ पे 1,17,000 है, उसमें से पूरा वाला नहीं लिया, उसमें से कुछ हिस्सा लिया है। कितने वाला हिस्सा लिया है? 80 वाला हिस्सा लिया है, ठीक है। कितने में लिया है? वो जितने में रियलाइज कर रहा है वो ले लेना। कितने में लिया है? 72,000 में। आपको ना हमेशा रियलाइज वैल्यू देखनी है। ये वैल्यू तो हमने इसलिए निकाला क्योंकि आपको ये पता लग जाए कि इसमें से 80,000 वाला वाई ले गया है। अब बचे हुए के साथ क्या हुआ आगे क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे, समझ में आ रही बात? तो मैं इसके साथ ना ये भी बता देता हूं कि यहां पे जो मेरा सन्ड्री एसेट्स था, सन्ड्री एसेट जो था कितने का? 1,17,000 का, लेकिन जिसमें से 80,000 वाली वैल्यू वाला 80,000 वैल्यू वाला कौन ले गया? वाई ले गया, जिसकी एंट्री हमारी यहां पे हो गई, ठीक है। तो अब बाकी जो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स है उसके बारे में आगे क्वेश्चन में देख लेंगे कि रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स के साथ क्या हुआ। तो रिमेनिंग कितना बचा हुआ है? देखो यदि मैं 1,17,000 में से 1,17,000 में से 80,000 लेस कर दूं तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची हुई है आपकी? यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू बची हुई है आपकी 37,000 की, 37,000 की आपकी वैल्यू बची हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो 37,000 की वैल्यू जो बची हुई है रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स हो गया, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। अब इनके साथ क्या हुआ? थर्ड पॉइंट पे पढ़ते हैं। जेड टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 80% ऑफ द बुक वैल्यू, ठीक है। ये जो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स हैं इसको 80% वैल्यू पर कौन ले गया? जेड ले गया, जेड ले गया ये, ठीक है। तो ये 37 का 80% वैल्यू जो होगा 37,000 का, यदि मैं 80% वैल्यू निकालूं तो ये आपका आ जाएगा 29,600, 29,600 में जेड ले गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेकंड और थर्ड एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थे, क्योंकि वहां पे वाई ने कुछ सन्ड्री एसेट्स लिए थे 72,000 में 10% लेस वैल्यू पे, यानी हमें समझ में आ गया कि 80,000 वैल्यू वाला तो वाई ले गया। तो सन्ड्री एसेट्स आपके पास 1,17,000 था, तो 80,000 वाला तो वाई ले गया। तो बचे हुए के साथ क्या हुआ? बचे हुए को जेड ले गया 80% वैल्यू पे, यानी उस वाले को इतने में ले गया है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? यहां पे हम लिखेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स यहां लिख देता हूं, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स कितने में ले गया जेड? 29,600 में, यहां लिख देता हूं 29,600। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं, आगे जेड ने और भी कुछ किया है। एंड एज्यूम द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लोन टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट 2,300। और जेड ने साथ के साथ लोन को भी डिस्चार्ज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है। देखो यहाँ पे लोन दिख रहा है ना, लोन को डिस्चार्ज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है? जेड ने। तो यहाँ लिख देंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लोन की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है और साथ में उसमें जो इंटरेस्ट बनता है ना वो भी देगा वो। तो इंटरेस्ट जोड़कर लोन की भी पेमेंट दी और इंटरेस्ट भी दिया। तो लोन कितना था? 11,500 और इंटरेस्ट बनता है कितना? 2,300। तो ये यानी जेड ने दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, लोन और उसके साथ जो बनता था इंटरेस्ट वो। तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 13,800। 13,800 में जेड ने लोन और उसका उस पे लगने वाला इंटरेस्ट उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ना जगह नहीं है, मैं इसको रब करूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो समझने के लिए कि आखिर ये वैल्यू कैसे निकाली है मैंने, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए बच्चों। तो बच्चों फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट पे क्या कह रखा है, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं ऐसे आगे। फोर्थ पॉइंट पे क्या कह रखा है? फोर्थ पॉइंट में क्या रखा है? द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन वर 2,700। रियलाइजेशन का एक खर्चा हुआ है 2,700 रुपए का। आपको पता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, तो एक्सपेंस की एंट्री इधर होगी। किसी पार्टनर ने तो बियर किया नहीं है, तो फर्म ने किया है, तो किस नाम से दिखाओगे? कैश अकाउंट से दिखाओगे। ये क्या है मेरा?
रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का भाई? 2700 का। बहुत बढ़िया भाई, ध्यान रखना। द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी एट 50% ऑफ द वैल्यू। देखो अब रिमेनिंग डेटर्स के बारे में भी बता दिया कि रिमेनिंग डेटर्स जो बचे हुए हैं, आपको ध्यान हो तो देखो डेटर्स था मेरे पास 1 लाख, थोड़ा मैं इसकी स्टोरी बता दूं। डेटर्स था मेरे पास 1,24,200, लेकिन इस डेटर्स में से कुछ डेटर्स कौन ले गया था? एक्स ले गया था। एक्स ले गया था। कितने वाला डेटर्स ले गया था? 1,20,000 वाला डेटर्स ले जा चुका था वो भी 1,70,000। देखो फर्स्ट वाले पॉइंट पे देखो, ध्यान से देखो पहले वाले पॉइंट पे कि एक्स ने एक फर्नीचर लिया था और डेटर्स ले लिया था, लेकिन डेटर्स पूरा नहीं लिया था उसने। कितने वाला लिया था? सिर्फ 1,20,000 वाला लिया था। वो भी कितने में लिया था? 1,17,200। तो इसकी एंट्री हम कर चुके हैं। ये जो डेटर्स था वो उसमें से 1,20,000 वाला ले जा चुका था। तो रिमेनिंग कितना बचा हुआ था? रिमेनिंग बचा हुआ था मेरे पास, आपको ना रिमेनिंग पार्ट के बारे में जरूर सोचना है, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट के बारे में आगे किसी पॉइंट में लिखा होता है। जब भी कोई पार्टनर कोई असेट्स टुक ओवर करे ना, यदि वो पूरे का पूरा टुक ओवर करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि वो कुछ पार्ट टुक ओवर करता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिमेनिंग का क्या हुआ, क्योंकि रिमेनिंग के बारे में आगे एडजस्टमेंट में लिखा होता है कि बचे हुए के साथ क्या किया गया। तो रिमेनिंग पार्ट है 4,200। तो ये 4,200 जो है डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी से इन्होंने 50% ले लिया, यानी 2,100 रुपए ले लिए। डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी क्या होती है? आपका कर्जा वो निकलवाती है, आपको एक पैसा दे देती है, भाई आप अपना पकड़ो, हम वो कर्जा मार्केट से निकलवा लेंगे। समझ में आ रही बात नहीं? तो डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी ने 2,100 रुपए हमें पे किए, यानी फर्म को बचे हुए डेटर्स के जैसे ये डेटर्स है तो इसका बचा हुआ जो पार्ट है उसका पैसा इनको मिल गया है। तो कैश अकाउंट से दिखाएंगे, किसी पार्टनर ने नहीं लिया। रिमेनिंग तो डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी से पैसा मिला है, ठीक है ना? डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी से पैसा मिला है, तो ये कैश अकाउंट लिख देंगे। रिमेनिंग डेटर्स यहाँ ना समझाने के लिए ना आपको लिखना होगा, अच्छा रहता है ऐसे लिखने से। एग्जामिनर होता है ना वो चेक करता है, ठीक है ना, आपकी नॉलेज को, आपके प्रेजेंटेशन को कि कैसे रिप्रेजेंट किया आपने उन चीजों को, ठीक है? तो ऐसे लिख दिया करो कि ये जो आया ना 2,100 वो रिमेनिंग डेटर्स का आया है, ठीक है? तो बच्चों ये हो गए हमारे चारों के चारों पॉइंट कंप्लीट हो गए, जो कि हमने यहाँ पे समझ लिया। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ फर्म को या फिर लॉस हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार रिकॉल मार लेते हैं माइंड के अंदर कि एक्स ने फर्नीचर लिया, कर दिया एक्स के नाम से, डेटर्स लिया लेकिन डेटर्स पूरा नहीं लिया था, 1,20,000 वाला इतने में कर दिया। तो इन दोनों का टोटल एक साथ कर लेता हूं मैं। इसको मैंने ही लिया था ना, एक्स ने जो जो लिया लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे टोटल, मैं यहाँ पे टोटल कर लेता हूँ इसका। तो इसका टोटल जो होगा मेरा आ जाएगा 002 1,25,200। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट में क्या था? वाई ने स्टॉक ले लिया था 17,000 में, ये रहा 17,000, और सन्ड्री एसेट्स का कुछ पार्ट लिया था 72,000 में, लिया था 72,000 में, इसलिए 72 लिखेंगे। कुछ पार्ट लिया था, उसकी वैल्यू हमने निकाल लिया था। वो इसलिए निकाला था क्योंकि बचे हुए पार्ट के साथ क्या हुआ वो आगे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था, ठीक है? तो हमने देख लिया, लिया कितने में था? 72 में, तो 72 लिखा यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा मेरा? 89,000। ओके। उसके बाद जेड ने रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स ले लिया था 80% वैल्यू पे। जेड ने जो रिमेनिंग सम सन्ड्री एसेट्स लिया था ना, उसमें बचा हुआ पार्ट जो था जेड ने ले लिया था 80% वैल्यू पे। तो बचा हुआ पार्ट 37,000 था, जिसको कि 80% वैल्यू पे ले गया था, तो यहाँ मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ? जेड ने ये भी कहा था कि मैं लोन और साथ में उसका इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा। तो लोन और इंटरेस्ट की पेमेंट डेबिट साइड में होती है, लोन और इंटरेस्ट की पेमेंट यहाँ पे हो गई आपकी। फिर आगे क्या था? ग्लाइसन का एक खर्चा हुआ था, किसी पार्टनर ने नहीं किया है तो फर्म ने किया होगा, तो फर्म ने किया होगा तो कैश और बैंक से दिखाते हैं। तो यहाँ पे कैश था ना क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैंने कैश से दिखाया यहाँ पे, ठीक है? इसी तरीके से हमारा बचा हुआ जो डेटर्स था वो डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी से हमें 2,100 रुपये मिल गया, आधा मिल गया पैसा, 50% वैल्यू मिली है हमें, तो 4,200 का आधा 2,100 हो गया। तो कैश अकाउंट से हमने यहाँ पे, तो कैश अकाउंट हम दिखा देंगे कितने से? 2,100 से हमने दिखा दिया, ठीक है? तो हम आगे चलते हैं बच्चों, आप देखते हैं कि हमारा किस साइड का टोटल ज़्यादा है, फर्म को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। यदि हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे दो अमाउंट बड़े बड़े से दिख रहे हैं, तो इधर का टोटल ज़्यादा है, ठीक है? तो हम यहाँ से देखते हैं, इधर का टोटल ज़्यादा है 1,28,000, तो यही हो गया मेरा 1,28,000 प्लस कर देंगे हम यहाँ से
1,24,200, ठीक है। प्लस कर देंगे हम 17,800 प्लस कर देंगे 16,000 प्लस कर देंगे 13,800, ठीक है। उसके बाद हम 2,700 प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों टोटल 3,02,500, 3,02,500। तो 3,02,500 में से हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इनका टोटल जो भी आएगा वो हम लेस कर लेते हैं। 11,500 लेस कर लेते हैं 16,000, लेस कर लेते हैं 1,200, लेस 1,25,200, लेस कर लेते हैं 89,000, ओके। फिर 29,600 लेस कर लेते हैं हम यहाँ पे 2,100। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 27,900। आप लोग कैलकुलेटर यूज मत करना बच्चों, आप लोग खुद से टोटल करना, मैं वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए मैंने कैलकुलेटर यूज किया है। यहाँ से हम लॉस लिख लेंगे, लॉस ट्रांसफर कर देंगे टू एक्सिस कैपिटल, वाइस कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल, ठीक है। इनके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 2:2:1। तो इस 27,900 को मैं 2:2:1 का मतलब 2/5 हो गया, तो मैं डिवाइडेड बाई 5 कर लेता हूं। 5 से यदि मैं डिवाइड करूं इसको तो 5,580 हो गया। तो 5,580 इंटू में 2 में तो 11,160 हो जाएगा। इसका भी 11,160 आ जाएगा और ये 5,580 आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया। अब देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन बच्चों याद रखना, जो चीजें हमने यहाँ पे, आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, आप ध्यान रखना कि जो चीजें हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट से दिखा रखा है, आपको पता है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। देखो ये चीजें हमारी क्रेडिट में, क्योंकि ना बोर्ड अब मैं इसको रब करूंगा तो आपको मैं इसलिए ध्यान दिला रहा हूं कि जितने एक्स का ये क्रेडिट साइड में ना इधर, तो एक्स के जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड में अमाउंट चला जाएगा, वाई के डेबिट में जाएगा, जेड के डेबिट में जाएगा, जो उन्होंने टुक ओवर किया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये चीजें। और एक्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेबिट साइड में ना, तो एक्स के किधर जाएगा क्रेडिट साइड में, जेड के क्रेडिट में जाएगा। आपको ये चीज ध्यान रखना है जब मैं आगे कैपिटल अकाउंट बनाता हूं तो, ठीक है। तो मैं अब कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं बच्चों। चलते हैं कैपिटल अकाउंट बनाना सीखते हैं, ठीक है बच्चों। मैंने देखो मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, मुझे बार बार रब करना पड़ता है, इसलिए मैंने कुछ एलिमेंट फिर से लिख दिए आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए कि किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो मैंने कुछ एलिमेंट रिलेशन अकाउंट के ले लिए हैं जो कि आगे यूज होंगे अकाउंट के, कैपिटल अकाउंट के अंदर भी और कैश अकाउंट में भी, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊं कि कैसे चीजें जा रही हैं, ठीक है। और यदि डिजिटल बोर्ड होता तो मैं ऐसा स्लाइड करता और आपको दिखा पाता, लेकिन जो है मेरे पास मैं उसके हिसाब से आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं। आप सबसे पहले आपको पता है जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी इनका 1,27,500 है और वाई का है 1,10,000 और जेड का है मेरा 17,000, ओके, ठीक है। अब बैलेंस शीट से कोई रिजर्व तो है नहीं, रिजर्व भी नहीं है, ना ही कोई प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी कैपिटल अकाउंट में बटने वाली चीज ऐसी कोई भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, जो होता है ना वो एक मेन अकाउंट होता है बच्चों, याद रखना। रियलाइजेशन अकाउंट बहुत ही मेन अकाउंट होता है जिसके अंदर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट के भी अमाउंट आते हैं जो कि हम ट्रांसफर करते हैं आगे जाकर। इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा एक बना दिया है ताकि आप लोगों को मैं समझा पाऊं। तो आप ध्यान से देखोगे ना तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में देखोगे तो एक्स ने एक फर्नीचर लिया था और डेटर्स लिया था टोटल 1,25,200 का। इस तरह वाई ने भी स्टॉक लिया था, सन्ड्री डेटर्स लिया था टोटल 89,000 का, और जेड ने भी सन्ड्री एसेट्स लिया था बचा हुआ 29,000। तो ये पार्ट हमारा रिलेशन के क्रेडिट साइड में, जो कि यहाँ कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड में चला जाएगा। क्या लिख देंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट। आपको पता है जिस लेजर से ट्रांसफर होता है उसका नाम आता है, तो ये एक्स में आ जाएगा 1,25,200। देखो यहाँ क्रेडिट में था ना तो यहाँ डेबिट में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पे ये एलिमेंट लिखा था ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। 89,000। इसी तरीके से जेड ने क्या लिया है 29,600 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है।
तो उसके बाद इसी तरीके से इस साइड देखेंगे तो एक्स ने क्रेडिटर्स की पेमेंट की थी और जेड ने लोन और इंटरेस्ट की पेमेंट की थी, तो ये डेबिट साइड में, तो कहाँ जाएगा ये क्रेडिट साइड में। हम यहाँ लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट ले लेंगे, कितना हो जाएगा 16,000 एक्स में, और जेड में कितना, जेड में 13,800, ठीक है। फिर आप लोगों को पता है एक रिलेशन का लॉस निकला था हमारा एक्स वाई जेड का, एक्स का निकला था 11,160 और 5,580, ये लॉस निकला था मेरा, तो लॉस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा मेरा, क्रेडिट साइड में होता है ना लॉस, तो यहाँ डेबिट साइड में आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस, रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ लिख देता हूँ मैं लॉस 11,160 और ये 5,580, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और तो कोई चीज थी नहीं कैपिटल अकाउंट के नाम से, तो अब हम यहां से बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। बैलेंसिंग फिगर जो निकालेंगे बच्चों वो कैश से दिखाएंगे, क्योंकि लास्ट में जब फर्म बंद होगा ना तो इनके बैलेंसिंग फिगर को कैश या बैंक से दिखाते हैं, अपना अपना हिसाब करते हैं और बैंक में जितना पैसा बनता है उनके कैपिटल का वो अपना लेके चले जाते हैं घर, ठीक है, या लेकर आना पड़ता है यदि नेगेटिव आया तो देखते हैं किसका बैलेंस किस साइड आता है। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे पहले इसका देख लेते हैं 115, और ये देखो ये इसका टोटल ज़्यादा लिख रहा है यहाँ पे 1,27,500 प्लस कर देंगे 16,000, तो ये आ जाएगा 1,43,000 हो जाएगा, 1,43,500, तो यहाँ भी आप 1,43,500 लिख दोगे। उसके बाद हम लेस कर देंगे 1,25,200 लेस 11,160, तो ये बच्चों आपका आ जाएगा 7,140। बैलेंसिंग फिगर को किस नाम से दिखाना है आपको, कैश अकाउंट से, याद रखना ये बैलेंसिंग फिगर है, यानी फर्म बंद होगा तो इतना पैसा वो लेकर जाएगा एक्स, ठीक है। इसी तरह देखते हैं इसका टोटल, इसका भी टोटल यहीं का ज़्यादा लग रहा है मुझे, कितना है 1,10,000 है, ये 1,10,000 है। 1,10,000 में से हम लेस कर देंगे, यानी 1,10,000 में से हम लेस कर देंगे कितना 89,000 और 11,160, तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 9,840, यानी y को इतने पैसे मिलेंगे, x को इतने पैसे मिलेंगे। अब z का देखते हैं, z का तो मुझे लग रहा है कि 17-13 टोटल ये हो जाएगा मेरा, इधर का टोटल ज़्यादा लग रहा है मुझे, 29,600 है ये, 29,600 और प्लस में 5,580, तो आई होप यहाँ का टोटल ज़्यादा बन रहा है 35,180, 35,180 में से हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 35,180 में से हम माइनस कर देंगे 17,000 और माइनस कर देंगे 13,800, तो बच्चों ये आ जाएगा इसका बैलेंसिंग 4,380 आ रहा है इसका बैलेंसिंग फिगर। किस नाम से दिखा देंगे हम, कैश अकाउंट, ये हमारी हो गई बैलेंसिंग फिगर, ठीक है बच्चों। अब मैं बना रहा हूं कैश अकाउंट, कैश अकाउंट बना रहा हूं। कैश अकाउंट जब बनाऊंगा सबसे पहले डेबिट साइड है, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये तो पता ही है आप लोग को, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले बैलेंस बीडी लिख देंगे। फर्म के पास कैश बैलेंस कितना था 13,200 का, 13,200 का बैलेंस है, ठीक है। अब आपको देखना है रियलाइजेशन अकाउंट में कि कैश का कहाँ कहाँ नाम आया था। देखो कैश ये रहा, कैश से हमारी एक एक्सपेंस की पेमेंट हुई थी और एक मेरा सन्ड्री डेटर से रियलाइज हुआ था 2100 रुपये, तो ये क्रेडिट, ये डेबिट में है तो क्रेडिट में चला जाएगा। यहाँ लिख देना रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। ये कौन सा पेमेंट था मेरा, रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट थी, कितने की
2700 की। इसी तरीके से इधर क्रेडिट साइड में तो इधर डेबिट में आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट लिख देंगे। ये क्या था मेरा डेटस रियलाइज जो किया था हमने, डेटस रियलाइज से जो पैसा आया था वो था मेरा 2100। देखो इसलिए बच्चों ना मैंने क्या किया बच्चों, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए छोटा सा ये बना दिया ताकि मैं आपको कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर हो रहा है ये बता पाऊं और कैश अकाउंट में कैसे ट्रांसफर हो रहा है वो बता पाऊं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से यहाँ बैलेंसिंग फिगर जो कैश अकाउंट से आया हुआ है, देखो यहाँ डेबिट में है तो हम कहाँ डाल देंगे, क्रेडिट में, एक्सेस कैपिटल अकाउंट कितना 7140, वाइज कैपिटल अकाउंट कितना 9840। इसी तरह जेड, देखो जेड का क्रेडिट में है, यहाँ पे आएगा जेड्स कैपिटल, यानी जेड को लेकर आना पड़ेगा पैसा। ठीक है 4380। अब दोनों तरफ का टोटल हमें करना होता है। और हाँ, जब भी आप कैश या बैंक अकाउंट बनाओगे, मेरी बात एक गांठ बांध लेना दिमाग के अंदर, पार्टनर्स लोन एक बार चेक कर लेना क्वेश्चन के अंदर कि किसी पार्टनर को लोन तो नहीं दिया गया। तो यहाँ पार्टनर्स लोन नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर कोई पार्टनर्स लोन नहीं है, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन तो नहीं दिया। यदि कोई पार्टनर्स लोन होता तो पार्टनर्स लोन की पेमेंट यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। अब मैं यहाँ पे टोटल कर रहा हूँ, तो 4300 प्लस 2100 प्लस 13200, तो ये आ जाएगा 19680। ठीक है, और इसको भी देखते हैं हम, उधर का भी टोटल देखते हैं। ये हो जाएगा मेरा 9840 प्लस में 9840, तो ये आ गया 19680। तो बच्चों इस तरीके से हमारा कैश बैलेंस बराबर आना चाहिए। तो बच्चों आई होप मैंने पूरी मेहनत से आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके पॉइंट्स बड़े अच्छे थे बच्चों, जो एडजस्टमेंट थे ना वो बहुत बढ़िया वाला एडजस्टमेंट लिया था मैंने। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हल्के में मत लेना बच्चों। ठीक है, जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, जो क्वेश्चन मैं लेता हूँ ना, उसमें कुछ अच्छी बात होती है तभी मैं ले रहा होता हूँ उस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अकाउंट के अंदर हम 1 2 4 क्वेश्चन करके नहीं सोच सकते कि हमें सब कुछ आ गया, क्योंकि एक एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन होते हैं। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो के अंदर हम 100 क्वेश्चंस ले लें या अब इतने सारे वीडियोस बन जाए सभी क्वेश्चंस के, ये पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छे एडजस्टमेंट वाले, इसलिए मैं क्या करता हूँ अच्छे एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप वैसे एडजस्टमेंट से आप अच्छे तरीके से समझ पाओ कि किस तरीके से ऐसे की ट्रीटमेंट की जाती है अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक बढ़िया वाला वीडियो के साथ। ठीक है, और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, हमें मोटिवेट करना चाहिए, तो हिट द लाइक बटन, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही क्या होगा कि हम और आगे आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। और हमारी मेहनत क्या होती है बच्चों, हम आपसे हैं। यदि आपको लगता हो कि हाँ भाई सही है, हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब और चैनल। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर बच्चों।